यस। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। वी आर लाइव नाउ। तो हम लाइव हो चुके हैं। तो आज हमारी पहली क्लास है यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करो, देन वी विल स्टार्ट। हमारी पहली क्लास को आज हम शुरू करेंगे। जल्दी से आ जाओ। अंशु, गुड इवनिंग। तो ये जो क्लास है ये हमारी फ्री फ्री क्लास है, एक तरीके से डेमो लेक्चर होने वाला है। एक या दो क्लासेस हमारी फ्री रहेंगी। ये हो सकता है ये जो क्लास है यूट्यूब पे भी रहे। तो जो भी बच्चा रजिस्टर करना चाहता है अभी हमारे इस फ्रेश ऑफर के साथ वो रजिस्टर कर सकता है ना। फिर ये हमारी जो लाइव क्लासेस हैं ये हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी ऐप ऐप प्योरली ऐप के ऊपर। ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन करो, फिर हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। अंशु, सूर्य प्रताप, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो है जो हमारा सिलेबस है वो 11th 12th और यूजी पीजी के साथ मिलके बना हुआ है। मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा हमारी जो मुद्दे की बात है उसको शुरू करता हूँ। तो हमारा जो सिलेबस है वो 11th और 12th को मिला के और प्लस में कुछ पोर्शंस हमारे यूजी और पीजी के भी हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने बैच को लॉन्च किया उस टाइम तुम्हें बताया था कि जो यूजी और पीजी के कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी तुम्हें प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तुम्हारे साथ वो सारे के सारे प्रोवाइडेड हैं। ठीक है। उसके हाँ बिल्कुल, मैं इस पे भी बात करूंगा अंशु। तो जो हम तुम्हारे को यूजी पीजी की वीडियोस हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई हैं। उसके अंदर सारा जो भी टॉपिक्स हैं वो पूरे कवर्ड है। उनमें से मैं कुछ टॉपिक को हटा लूंगा क्योंकि वो हमारे कंसर्न के नहीं है। जो बहुत ज्यादा वाला केस है, जो बहुत ज्यादा हाई लेवल के टॉपिक्स हैं जो हमारे लेना देना जिनसे नहीं है, वो क्लासेस मैं हो सकता है रिमूव कर दूं। दूसरी बात, हाँ, राधे राधे आदर्श, धन्यवाद। तो ये तुम्हें प्रोवाइड करा दी गई है। तुम्हें आज से ही या जब से मिला है तब से मेरे को उम्मीद है कि तुमने शुरू कर दिया होगा। तो जो तुम्हारा यूजी पीजी के टॉपिक है वो तुम स्टार्ट कर दो आज से ही। ठीक है। रोज का एक लेक्चर, दो लेक्चर, लीनियर अलजेब्रा से शुरू करो, वेक्टर कैलकुलस देखो, वेक्टर एनालिसिस देखो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखो, इनको शुरू कर लो अभी से ही। क्योंकि ये समझने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेंगे और इनमें से ठीक ठाक तुम्हारे को जो है देखने को मिलेगा। समझ रहे हो बात को। तो ये स्टार्ट कर दो तुम खुद से, स्टार्ट बाय ऑन। ये मैंने इसीलिए तुम्हें वीओडी प्रोवाइड करी है क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, इसको समझने में टाइम लगेगा। तो शांति से अपने तरीके से वीडियोस को देखो, तुम्हें बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। फिर इनकी जो प्रैक्टिस है वो मैं तुम्हें करा दूंगा। इनकी जो प्रैक्टिस है वो मैं तुम्हें एकदम बढ़िया तरीके से लाइव क्लास में करा दूंगा। उनके अंदर भी प्रैक्टिस कराई हुई है, जो भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। तुम्हारे को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहां से भी सारी चीजें हो जाएंगी। हालांकि मैं इनमें एक बार डाउट डिस्कशन जल्दी से और तुम्हारी प्रैक्टिस ये मैं करा दूंगा। ये यूजी पीजी का काम तुम आज से शुरू कर लो अपना। ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि बिल्कुल, मैं तुम्हें वीडियो में भी कह रहा था कि हम तो 40 डे टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, आज हमारी 24 तारीख हो गई। ठीक है, आज हमारी 24 तारीख हो गई। हम ये मान के चल रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे को 31 दिसंबर तक तुम्हें सब कुछ करा देना है। 31 दिसंबर तक तुम पेपर देने के लिए रेडी हो जाने चाहिए हो किसी भी हाल में। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। 31 दिसंबर तक हम सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हों। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमें टाइम मिले वो हमारा बोनस टाइम रहेगा। तो ये काम आज से तुम्हें शुरू कर देना है, यूजी पीजी वाला। 11th 12th वाला जो पार्ट है वो मैं आज से शुरू कर लूंगा। क्योंकि यहाँ इसकी वेटेज आती है, पर ज्यादा वेटेज 11th 12th की आती है, हमें पता है यूपीटी जीटी पीजीटी के अंदर। और जो यूजी पीजी का पार्ट है वो आता भी आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं आता है। जैसे डी ट्रिपल एस बी में मुश्किल आता है, इसमें ऐसा नहीं है। यूपी टीजीटी पीजीटी में ठीक ठाक लेवल का आता है, बहुत मुश्किल नहीं आता है। तुम कवर कर लोगे आराम से। जैसे लीनियर अलजेब्रा के बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के भी आसान आसान सवाल आते हैं। तो वो टॉपिक तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएंगे, सीधे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ आएंगे भी नहीं। रही बात 11th 12th की, 11th 12th से सब कुछ ना कुछ तरीके से रूबरू रहते हैं। कोई पढ़ा रहा होता है, कोई पढ़ रहा होता है, तो इसमें सारे के सारे टच में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो इसकी वेटेज है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी जो वेटेज होगी हमारी वो भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी 11th 12th की, हमें पता है एग्जाम में, है ना।
तो 11th 12th के जो टॉपिक्स हैं इनको भी हम बहुत डीपली एक एक टॉपिक में जाके एक एक छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे, वो समय हमारे पास है नहीं, सबको पता है ऑब्वियस सी बात। क्योंकि हमारे पास 40 दिन का ही हम टारगेट लेके चल रहे हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा 45 दिन ले लो, ताकि हम 31 दिसंबर तक चीजों को लगभग कवर कर चुके हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम टॉपिक्स को जाएंगे, देखेंगे उसमें से क्या क्वेश्चन बनता है क्या नहीं बनता है, टॉपिक क्या कहना चाहता है, ये बातें देखेंगे और फिर तुरंत प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम तुरंत क्या कर देंगे, अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देंगे। तो 11th 12th के जो टॉपिक्स है ना, वो हम कैसे करेंगे, अच्छे फास्ट तरीके से करेंगे। कोई बच्चा, मैं क्लियरली बता दूं कि एकदम ऐसा चाह रहा है कि सर मैं एकदम जीरो से ही पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को आप सेट की डेफिनेशन भी बताओ, आप मेरे को सेट कितने तरीके का होता है ये भी बताओ, आप मेरे को सब कुछ बताओ। तो मैं उसको ये कहना चाहूंगा, ये बैच उस बच्चे के लिए नहीं है, क्योंकि फ्री क्लास है, मैं पहले ही बता दूं। तो हम, क्योंकि मैं वो बैच तो है, मैं करा भी दूंगा, बट उतना टाइम नहीं है हमारे पास। जब मैंने सबसे पहले यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच कराया था, तो मैंने उसको 5 महीने में कराया था। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े हुए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के बैच में, उनको पता है वो बैच मैंने कैसे पढ़ाया था। वो मैंने 5 महीने में कंप्लीट कराया था 2021 के अंदर। अब 5 महीने हमारे पास नहीं है ना, तो सबने जो थ्योरी है वो की हुई है, सब थ्योरी के टच में, उसमें समय खराब करना एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को एक बार देखेंगे, जो भी उसमें जरूरी जरूरी बातें वो मैं बता दूंगा तुम्हें। और फिर उसके बाद हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम अप्रोक्सीमेटली हर टॉपिक के 70-80 क्वेश्चन जो हैं वो कर ले, जिसके अंदर हर तरीके का क्वेश्चन आ जाए। तो प्रैक्टिस हमारा जो है, इसीलिए मैंने जो हर बैच पे लिखा था कि प्रैक्टिस ओरिएंटेड, प्रैक्टिस ओरिएंटेड। ये जो क्लास है ये दोनों बैचेस में दिख रही होगी, जो प्रैक्टिस ओरिएंटेड वाला जो जिसके अंदर टेस्ट सीरीज नहीं है उसमें भी दिख रही होगी, दूसरे में भी दिख रही होगी। तो दोनों के अंदर सेम ही क्लास होगी, पहली बात। दूसरी बात, रही बात टेस्ट सीरीज की, जो बच्चे टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में है या जिन्होंने टेस्ट सीरीज बाय की हुई है, उनके लिए मैं बता दूं कि टेस्ट सीरीज जो है, वो अब जो हमारा आज संडे अगले वीक से टेस्ट जो है, इस वीक से अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। 10 टेस्ट हमारे अपलोड होने हैं, तुम चाहो तो उनको अभी से देना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट हमारे रेगुलरली अपडेट होने शुरू हो जाएंगे। वो भी तुम्हारे जो है 31 दिसंबर तक सारे के सारे टेस्ट जो है 10 के 10 वो अपलोड हो चुके होंगे, और तुम साथ साथ उनको देते चल भी सकते हो, या एक बार में देना चाहते हो तो मैं और कोशिश करूंगा कि 15-20 दिसंबर तक सब हो जाए। ये 10 टेस्ट जो होंगे तुम्हारे कंप्लीट, मैं कोशिश करूंगा कि एकदम ऐसे हो कि तुम पेपर वाला फील आ जाए तुम्हें। ठीक है, ये मेरी तरफ से पूरा का पूरा एफर्ट रहेगा। दूसरी बात, इसके अंदर एक चीज बच गई, यूजीपीजी के अंदर बच गई, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स मैं तुम्हें लास्ट में लाइव करा दूंगा। ठीक है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स इसके अंदर नहीं अपलोड हुआ है। ये दो टॉपिक्स हैं, ये दो टॉपिक्स मैं तुम्हें लाइव करा दूंगा। पहले 11th 12th का जितना भी पोर्शन है उसको हम अपलोड कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 11th 12th का करने के दो ऑप्शंस हैं। देखो, एक ऑप्शन तो ये है, हमारे पास दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके लाया हूं, तुमसे एक बार पूछ भी लूंगा और बता भी दूंगा। तो दो तरीके हैं, एक तो ये है कि मैं थ्योरी लिखूं अपने हाथ से, जैसे आज की क्लास में सेट्स है, रिलेशन फंक्शन है, इसकी थ्योरी मैं लिखूं। अब अगर मैं लिखूंगा तो वो टाइम कंज्यूम करेगा, है ना। थ्योरी मैं लिखूंगा, एक एक चीज तुम्हें यहाँ पे लिख के बताऊंगा, और फिर मेरे हैंड रिटन नोट्स क्रिएट करूँ, जैसे DSSB वाले में मैंने पढ़ाया था, और या फिर जो VOD तुम्हें मिली हुई है उसके अंदर तुमने देखा होगा। एक तरीका ये है कि मेरे पास बुक है पीजीटी मैथ्स की, और टीजीटी पीजीटी मैथ्स की मेरे पास बुक्स हैं, उसमें से मैं कंटेंट उठा लूं। ठीक है, उसमें से मैं कंटेंट उठा लूं और वो कंटेंट जो है यहाँ पे तुम्हें बता दूं, है ना, एज ए नोट्स में मैं तुम्हें बता दूं, समझा दूं चीजें, ताकि लिखने का समय बच जाए। ठीक है, ताकि लिखने का समय जो है वो मेरा बच जाए, और पीडीएफ के थ्रू मैं तुम्हें वो टॉपिक्स बता दूं, और वो पीडीएफ तुम्हारे पास भी चली जाए, समझ रहे हो, वो नोट्स के अंदर वो पीडीएफ तुम्हें भी प्रोवाइड हो जाए। तो उससे क्या होगा कि हमारा समय भी बच जाएगा, और तुम्हारे पास कंटेंट भी चला जाएगा, है ना, तुम्हारे पास नोट्स भी रेडी हो जाएंगे, एज ए पीडीएफ के फॉर्म में तुम प्रिंट भी निकाल पाओगे अच्छे से, और हमारा समय भी बच जाएगा। तो उससे हम थोड़ा जल्दी चीजें कवर कर पाएंगे। तो इसमें मेरे को उम्मीद है कि इसमें किसी को कोई इशू एज सच नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि मैं तुम्हें दिखाऊं एक बार, जैसे मैंने अपना ये जो सेट्स रिलेशन फंक्शन है इसका, ये जैसे कि ये DSSS, ये सॉरी टीजीटी पीजीटी के जो अरिहंत की बुक है ना, इसमें से जैसे मैंने कंटेंट उठाया, ये लगभग लगभग चीजों को कवर करता है। तो अगर जैसे मैं इसमें से अब तुम्हें कंटेंट बता दूं,
और ये पीडीएफ तुम्हारे पास चली भी जाए। जिस बच्चे के पास बुक है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसके पास ये टॉपिक्स चले भी जाएंगे, और फिर वो क्या कर लेगा, इनको पढ़ लेगा। इसके अंदर मैं चीजें तुम्हें अपने हाथ से एक्सप्लेन करके यहाँ पे तुम्हें समझा भी दूंगा। बोलो ठीक रहेगा, है ना? एक बार जल्दी से बता दो। कोई नहीं ऋषि, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। ठीक है, ऐसे कर ले। तो ये कर लेते हैं। आज मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट ये भी आई थी कि सर डेमो क्लास है, डेमो क्लास देखने के बाद हम कोर्स परचेज करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, शिवानी प्रीति कह रहे हैं कि ठीक है, तो ऐसे ही कर लेते हैं ना, ऐसे थोड़ा समय बच जाएगा हमारे को। कंफर्म तो देखो कुछ भी नहीं है, 40 दिन बाद होगा। हमें एक अपना मिनिमम टारगेट लेके चलना पड़ेगा सूर्य प्रताप। अगर मैं उसको इस मोशन में कराऊं कि मैं 15 दिन के अंदर एक चैप्टर पूरा करा रहा हूं, या 15 दिन के अंदर मैंने 2 चैप्टर पूरे कराए, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। हमें अपनी तरफ से एक टारगेट तो सेट करना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। नहीं टारगेट सेट करेंगे तो कहीं फंस जाए, वो रिस्क हम नहीं ले सकते सूर्य प्रताप। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, शुरू करता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर हम डेमो देख के क्लास और फिर कोर्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हाँ रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। तुम्हारे पास क्लास नोट्स भी रहेंगे, तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, तुम्हें वो सब प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है शिवानी? सर मेरे पास टीजीटी वाली अरियंत की बुक है। कोई नहीं, तो ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा, पर ना हो सकता है मैं आगे की कोई टॉपिक किसी दूसरी बुक से उठा लूं, क्योंकि जहां से मेरे को जो कंटेंट अच्छा लगेगा मैं वहां से वो उठाऊंगा, तो फिर तुम कितनी बुक्स खरीदोगे? वो भी सही नहीं है। तो ये पीडीएफ तुम्हें ऐसे की ऐसे मिल जाएगी क्लास की, तो उसमें से देख लेना। एग्जाम टाइम पे भी जल्दी से नजर मारनी होगी, तो वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। कितनी बुक्स खरीदोगे, है ना? नीरज, गुड इवनिंग। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि डेमो देख के लेना चाहते हो तो ले लो, एक आध दिन के लिए हम ऑफर को और एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है सर, डी ट्रिपल एस बी का सिलेबस लगभग खत्म कर दिया है क्या? इसमें और कुछ एक्स्ट्रा है? बस प्रैक्टिस करता हूँ। नहीं नहीं, बस एक आधी क्लास उसके अंदर और होनी है ऋषि, डी ट्रिपल एस बी वाले में। वो हम एग्जाम डेट आएगी उसके बाद ही कराऊंगा मैं वो, इस बहाने बच्चों से कनेक्ट भी हो जाएंगे एग्जाम टाइम पे। उसमें एक दो चीजें बचती है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया वाली, वो हम देख लेंगे। वो करा दूंगा मैं, एक दो क्लास में लेना भी चाहता हूँ उसमें बच्चों को थोड़ा सा टच में आने के लिए। बाकी वो कंप्लीट है, 99.9% वो कंप्लीट है। चलो, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट करके कुछ होगा नहीं। देखो, क्लास कोशिश करेंगे जितनी भी देर की होगी, 1 सवा घंटे 1.5 घंटे, जिस भी दिन हमारा जैसा भी टारगेट पूरा हो जाएगा उसी दिन के हिसाब से क्लास रखेंगे। क्लास 8 बजे ही रहेगी शाम को। इस टाइम सब खा पी के फ्री हो जाते हैं रात को। लाइव देखना चाहे तो लाइव देख सकते हो, नहीं तो मॉर्निंग में जिसको देखने की आदत है वो सुबह सुबह अपनी रिकॉर्डेड क्लास को देख सकता है। चलो, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, श्री गणेश करते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, वॉल्यूम डबल डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल वाला वॉल्यूम है। ठीक है, अच्छा, एक ये डी ट्रिपल एस वाला एक था, तुमने उसको चेक नहीं किया है, दिन के बाद देख लो। डी ट्रिपल एस में कुछ बच्चों को एक ये इश्यू आ रहा है कि उनका जो कोर्स है वो एक्सपायर हो जा रहा है। तो यार वो जिस दिन एक्सपायर होता है ना, उसी दिन हमें उसको एक्सटेंड करना होता है। समझ रहे हो? तो ऐसा हो सकता है कि रात को 12 बजे वो एक्सपायर हो गया, सुबह तुम खोल के देख रहे हो तो वो एक्सपायर्ड दिखा रहा है। वो शाम तक वापस तुम्हारी वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी। ज्यादा उसको स्ट्रेस मत लो, जो मैंने बोला है कि एग्जाम तक रहेगा, एग्जाम तक ही रहेगा, टेंशन ना लो उस चीज को लेके। ठीक है, तो अब जैसे कल जिन बच्चों का कोर्स एक्सपायर होगा तो मॉर्निंग में दिन तक हो सकता है वो एक्सपायर दिखाएगा, पर वो एक्सटेंड हो जाएगा, उसमें चिंता मत करना। डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलो, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। मेरे को लगता है काफी बातें हमने कर ली है। सबसे पहले देखते हैं सेट्स। तो ये मैं सारी थ्योरी पढ़ पढ़ के नहीं बताऊंगा, जो बस ये है कि ये तुम्हारे को रेफर हो जाएगी, मैं तुम्हें मेन मेन चीजें बता दूंगा। ठीक है, तो सेट क्या होते हैं? सेट्स जो होते हैं वो हमारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सेट्स हमारे क्या होते हैं? वेल डिफाइंड स्पेस होता है हमारा। सेट को हम क्या बोलते हैं? सेट होता है हमारा वेल डिफाइंड स्पेस। देखो, डी ट्रिपल एस वाले एग्जाम का नेचर अलग होता है। ठीक है, डी ट्रिपल एस के अंदर वो थ्योरी पे ज्यादा फोकस करता है, तो वहां पे एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना, वहां पे एक एक चीजों को समझना, क्योंकि वो क्वेश्चन ही थ्योरी में से देता है, सोल्व नहीं कराता। समझ रहे हो? यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे बहुत उल्टा है। कोई नहीं, फॉन्ट बड़ा कर देंगे, टेंशन ना लो आदर्श। यहाँ पे उल्टा है, डी ट्रिपल एस बी के अंदर थ्योरी पे ज्यादा फोकस रहता है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे थ्योरी नहीं होगा। यहाँ पे थ्योरी का लेना देना नहीं है। यहाँ पे किसका क्या है? यहाँ पे जो तुम्हारा यूपी वाला एग्जाम होगा उसके अंदर तुम्हें क्वेश्चन सोल्विंग आनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर सवाल मिलेंगे तुम्हें करने को।
तो यहाँ पे थ्योरी की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, एग्जाम के नेचर की तरह पढ़ना बहुत जरूरी है। अब अगर तुम इस डेफिनेशन को बैठ के रट्टा मारो, ये बेवकूफी है, ये नहीं करना। हमें हमें सवाल करने, एग्जाम ओरिएंटेड ओरिएंटेड रहना है सबसे जरूरी। यूपी के अंदर जितने सवाल करोगे उतना बढ़िया, डी ट्रिपल एस पी के अंदर जितनी थ्योरी करोगे उतनी बढ़िया, सीधी सी बात है। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि सेट हमारा क्या होता है, एक वेल डिफाइंड स्पेस होता है। वेल डिफाइंड स्पेस होने, स्पेस का मतलब कोई जगह जिसके अंदर वेल डिफाइंड चीजें है, जैसा कि ये कह भी रहा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। जिसके अंदर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे कि मैंने कह दिया कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 इंटीजर्स, है ना। इस तरीके की बातें मैं कह रहा हूं, तो वेल डिफाइंड है। हमें पता है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, अगर मैं बोलूं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, अब ये फर्स्ट 5 नेचुरल्स जो हैं ये सबके लिए सेम है। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सबके लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस दुनिया में किसी से भी बात कर लो, उसके लिए पांचों के पांचों नेचुरल नंबर क्या रहेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड है। बट अगर मैं कहूं कि वेल डिफाइंड स्पेस ऑफ ऑनेस्ट पीपल, तो अब ईमानदार लोग कोई फिक्स नहीं है। मेरे लिए कोई 5 ईमानदार होंगे, तुम्हारे लिए कोई 5 ईमानदार होंगे, किसी के लिए कोई और 5 ईमानदार होंगे। तो ईमानदार लोग जो हैं वो सबके लिए सेम नहीं होंगे। तो वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब ये है कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ना वो सबके लिए सेम होने चाहिए। ऐसा ना हो किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और। तो जहां पे ये फिक्स चीज आ जाती है उसको हम कहते हैं सेट। सेट को डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर्स ए बी सी से। ठीक है, ए बी सी एफ जी एच, कैपिटल लेटर से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है। सेट के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। जो हमने अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का नाम लिया, इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एलिमेंट्स बोलते हैं। समझ आ रही बात। और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और करली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। ठीक है। तो सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई, कैपिटल लेटर तो हो गया उसका नाम, और 1 2 3 4 5 इस तरीके से कॉमा से सेपरेट करके हम उसके एलिमेंट्स को दिखा देते हैं। तो ये मेरा जो ए सेट है, ये पहले 5 नेचुरल नंबर का एक सेट हो गया, जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। कोमा लगाना किस लिए जरूरी है, अगर मैं कोमा नहीं लगाऊंगा, मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब इसके अंदर 4 ही एलिमेंट आए भाई। एक तो एलिमेंट आया 12, एक आया 3 4 5। तो कोमा की इंपॉर्टेंस बहुत है। अगर कोमा नहीं लगाओगे तो फिर वो एलिमेंट पूरा एक बन जाएगा, तो यहाँ पे 12 एक एलिमेंट बन गया। अगर ये 2 के बाद वाला कोमा नहीं लगाओगे तो 123 एक एलिमेंट बन गया। तो इस तरीके से हम एक सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर देते हैं, ए बी सी। छोटे लेटर से एलिमेंट्स को, बड़े लेटर से हम किसको करते हैं, सेट्स को डिनोट करते हैं। ठीक है। हाँ, एक छोटी सी बात और देख लो। वो कहता है कि अगर एक एलिमेंट जो है वो किसी सेट के अंदर जा रहा है तो उसको हम मैथ्स में कैसे बोलते हैं। हम बोलते हैं कि देखो भाई, दो जो है वो ए के अंदर जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि टू बिलोंग्स टू ए। ऐसे पढ़ते हैं इसको कि टू बिलोंग्स टू ए, दो जो है वो ए के अंदर जा रहा है। अब और मैं कहूं कि 7 बिलोंग्स टू ए, तो ये बात गलत हो गई। 7 जो है वो ए के अंदर तो नहीं जा रहा, ए के अंदर तो 1 2 3 4 5 जा रहे हैं। तो फिर वो इसको कट भी कर देता है ऐसे कि 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये एक एलिमेंट को एक सेट के अंदर जाने का एक रास्ता बता रहा है। अगर 2 ए के अंदर है तो 2 बिलोंग्स टू ए, 7 ए के अंदर नहीं है तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये बातें बहुत बेसिक हैं, ये बातें सबको, मेरे को उम्मीद है कि सारों को पता होंगी अच्छे से, बहुत अच्छे से। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं ऊपर रिप्रेजेंटेशन बता रहा था वो बताएगा सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। पहला जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं टेबुलर मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, जो मैंने अभी लिख के दिखाई। जैसे कि हम करली ब्रैकेट्स के अंदर जब एक्चुअली सेट्स को लिख के बताते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर जब हमने सेट को लिखा, तो इस फॉर्म को ही वो क्या कहता है कि ये रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म है। ठीक है। तो जिस तरीके से देखो यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसने लिख के दिखाए, यहाँ प्रॉपरली दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। प्राइम नंबर्स के सेट को यहाँ पे लिख के दिखाया, तो जब सेट एक्चुअली में दिखता है उसको हम रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। दूसरी जो फॉर्म आती है उसको बोलता है वो सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर वो क्या करता है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर वो हमें मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड में ना एक छोटी सी वो बना लेता हूँ। साइड में एक छोटा सा वो बना लेता हूँ हमारा, जिस पे मैं लिख भी लूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि तुम्हें थोड़ा सा लिखने का भी वो आ जाए साथ साथ। यहाँ पे हमें दिखता रहेगा, साथ साथ मैं थोड़ा लिख भी दूंगा।
ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम एक्चुअली में क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम एक सेट को इस तरीके से लिखते हैं, देखो बिल्डर फॉर्म पता लग रही है मेरे को। तो बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म की जनरल फॉर्म है। बिल्डर मतलब जो सेट को बिल्ड करे, जो सेट को बनाए। तो हम एक ऐसी कंडीशन लिख देते हैं, देखो लिखते तो ऐसे ही है, हम कहते हैं कि इस सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे, इस सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे सच दैट, इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि सच दैट, कि इस तरह होगा वो एक्स, कि एक्स पे कोई कंडीशन होगी, कंडीशन ऑन एक्स, इस तरीके से लिख देता है वो। इसको बोलते हैं सेट की कौन सी फॉर्म, इसको बोल देते हैं सेट की सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक्स लिखेगा और फिर सच दैट कंडीशन ऑन एक्स। जैसे देखो इसने दो एग्जांपल बताए हुए हैं, तो देखो इसने लिखा एक्स, ये कई बार डंडा ना लगा के दो बिंदु भी लगा देता है, इसका मतलब भी सच दैट ही पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, इसका मतलब भी क्या पढ़ोगे, सच दैट ही पढ़ोगे, कि उसके बाद कंडीशन ऑन एक्स दिख जाए तुम्हें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ए सेट बना रखा है, एक्स इज सच दैट एक्स क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर। अब देखो इसके बाद ये कंडीशन वाला पार्ट है, ये क्या है, कंडीशन वाला पार्ट है। तो x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और x जो है वो 8 या 8 से कम होना चाहिए। तो ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं इसी को एक्चुअल में सेट की तरह लिख दूं कि एक नेचुरल नंबर जो 8 या 8 से कम होगा, तो वो एक्चुअली में मेरी क्या बन जाएगी, वो मेरी क्या बन गई बताओ, ये कौन सी फॉर्म बन गई, कमेंट करके बताओ। अगर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म से एक्चुअली में सेट लिख दिया, तो ये मेरा सेट बन जाएगा क्या, ये मेरी बन जाएगी रोस्टर फॉर्म, जो ऊपर हमने देखी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो एक्चुअली में जो हमारा जो ये सेट है, ये दो तरीके से लिखा जा सकता है। रोस्टर फॉर्म के अंदर एक्चुअली में जो सेट दिखता है वो हमें सही दिख जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ये क्या बोलते हैं, जब हमें एक सेट को बिल्ड करना होता है, तो उसके अंदर हमें क्या दिख जाएगी, ये रोस्टर फॉर्म दिख जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि x एक ऐसा नंबर होना चाहिए, x जो है ना वो 6 या 6 से तो बड़ा हो और 12 या 12 से छोटा हो, और x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये एक और एग्जांपल बनाया, तो बी सेट को अगर मैं बनाना चाहूंगा तो 6 या 6 से बड़ा और 12 या 12 से छोटा बट नेचुरल नंबर हो, तो 6 7 8 9 10 11 और 12 इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरे सेट की दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इसने एक एग्जांपल दिया हुआ है, आगे देखो। अब देखो, बुक का ये फायदा हो जाता है कि हमें सारी चीजें एक ऑर्डरली मैनर में दिख जाती हैं, हमें पता लग जाता है। अब देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा है ये यहाँ पे। एक चीज तो वो बता रहा है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द सेट हैज नो इंपॉर्टेंस। सेट्स के अंदर जो है, ए में 8 भी आएगा, मैंने 8 नहीं लिखा गया ए के अंदर, हाँ सॉरी, लेस देन इक्वल टू 8, 8 या 8 से छोटा, तो 8 या 8 से छोटा, ठीक है अंशु। हाँ, सेट के अंदर जो है ऑर्डरिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑर्डरिंग का मतलब, ऑर्डर का मतलब होता है जब चीजों को आगे पीछे अरेंज किया जाता है ना, तो उसको ऑर्डर बोलता है। तो अगर मैंने एक सेट लिखा है 1 2 3, या मैंने एक सेट लिखा है 2 3 1, या मैंने एक सेट लिखा है 2 1 3, कह रहा है इसमें हमने ऑर्डर चेंज कर दिया एलिमेंट्स का, हमने आगे पीछे एलिमेंट्स को लिख दिया। तो कह रहा है इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस चीज की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सारे के सारे जो सेट लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे जो ये तीनों के तीनों सेट देख रहे हो, ये सारे के सारे सेम सेट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सारे के सारे सेम सेट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेट के अंदर आगे पीछे एलिमेंट लिखने से सेट चेंज नहीं हो जाता, सेट सेम ही रहता है। दूसरा कह रहा है रिपीटिशन भी जो होता है ना, उसका भी कोई लेना देना नहीं है सेट के ऊपर। सेट्स के ऊपर रिपीटिशन के साथ साथ ऑर्डरिंग का भी कोई लेना देना नहीं है, और रिपीटिशन का भी कोई लेना देना नहीं। यानी कि अगर सेट के अंदर तुमने 3 बार एक एलिमेंट को लिख दिया तो उसकी कोई कहानी नहीं है। अभी भी सेट के अंदर 3 ही एलिमेंट्स हैं, एक तो एक दो और एक 3। अगर मैं 2 को 5 बार लिख दूंगा इसके अंदर, तो भी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स माने जाएंगे, तो भी इसके अंदर 3 ही एलिमेंट्स माने जाएंगे, एक तो एक और एक दो और एक 3। तो एक सेट के अंदर रिपीटिशन का और ऑर्डरिंग का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हेलो नाइमा, गुड इवनिंग। तो देखो, हाँ कोशिश करेंगे सूर्या, टेंशन ना लो, सब कवर करा दूंगा मैं, इस चीज की टेंशन ना लो। कह रहा है द सेट एक्स इज सच दैट, ये एक कंडीशन बना दी। ये बताओ, ये जो सेट दिया हुआ है ये कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है। अगर मैं जो ये एग्जांपल 1 दिया हुआ है इसकी बात करूं, तो ये सेट कौन सी फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, बताओ। तो कह रहा है इस सेट की रोस्टर फॉर्म एक्स होगी, तो एक्स क्या बनेगा,
तो ये हमें सेट की क्या दे रखी है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, ये हमें सेट की क्या दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस कंडीशन को बस सोल्व करके देख लेंगे, इसके अंदर से जो एक्स आ रहा होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा, बिल्कुल शिवानी, वो हमारा सेट बन जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्स की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 6 बराबर 0। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसके फैक्टर बना लेंगे x² - 3 और x² - 2, है ना। x² - 3 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू यहाँ से +-√3 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-√2 सिमिलरली, है ना। और x देखो उसने क्या कहा हुआ था, x कहा हुआ था उसने रियल नंबर, x क्या हुआ था, रियल नंबर। तो ये सारे ही रियल नंबर है, 2√2 -√2 √3 -√3, है ना। तो ये सेट के चारों एलिमेंट्स आ गए, तो इसकी रोस्टर फॉर्म ये बन गई। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख देता तो मेरा सेट क्या बनता, जल्दी बताओ। अगर मैं यहाँ पे लिख देता x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसकी जगह पे मैं ये लिख देता x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मेरा सेट क्या बनता, जल्दी बताओ, बोलो। एम्प्टी सेट बनता, बिल्कुल प्रीति, वो उसके अंदर फिर कोई मिलता ही नहीं। भाई ये चार एलिमेंट निकाले तुमने, ये तुमने क्या निकाल, ये निकाले, क्या निकाले तुमने यहाँ पे, चार एलिमेंट निकाले ये, ठीक है। ये क्या निकाले, चार एलिमेंट। अब चार एलिमेंट के अंदर नेचुरल नंबर कोई है ही नहीं, क्या इसके अंदर कोई नेचुरल नंबर है, इसके अंदर एक भी नेचुरल नंबर नहीं है, इसके अंदर एक भी क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस सेट के अंदर फिर कोई नहीं आया, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो फिर ऐसी दिखेगी बस, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। तो पहला टाइप ऑफ सेट के अंदर वही आ रहा है, एम्प्टी सेट, जिसको हम दूसरा नाम भी क्या देते हैं, नल सेट। ठीक है, दूसरा नाम हम इसको क्या देते हैं, नल सेट भी हम इसको एक नाम देते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है एक सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। एक एग्जांपल तुमने एम्प्टी सेट का ये ऊपर देख लिया, और एग्जांपल देखो इसने बनाए हुए हैं। कह रहा है सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर्स, ओड नंबर्स डिविजिबल बाई 2। कह रहा है ऐसे ओड नंबर्स जो दो से डिवाइड हो जाए। ओड नंबर तो होते ही वो हैं जो दो से डिवाइड नहीं होते, ओड नंबर किससे डिवाइड होते हैं, होते ही नहीं दो से डिवाइड, है ना। ओड नंबर तो कोई 3 से डिवाइड होता है, कोई 5 से डिवाइड होता है, कोई 7 से डिवाइड होता है, ओड नंबर दो से डिवाइड नहीं होते, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो सेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, बच्चे इसके अंदर बहुत बड़ी गलती करते हैं। एम्प्टी सेट की जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो ये दो होती है। जो तुम्हारा एम्प्टी सेट होता है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना वो तुम्हारी एक तो फाई होती है और एक ये होती है। अगर तुम्हें एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। जैसे मान लो मैंने कहा ए एम्प्टी सेट है, तो ये क्या हो गया, ये फाई। इस तरीके से लिखूंगा, या मैं ऐसे लिख के दिखाऊंगा कि ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, उसको मैं ऐसे लिखूंगा। ये दो रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखनी है। बच्चे इसके अंदर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बच्चे करते हैं उसको ऐसे लिख देंगे। क्या ये एम्प्टी सेट है बताओ, क्या ये एम्प्टी सेट है, इसने लिख के भी दिखाया है नीचे, ये लाइन इसने खुद भी स्पेशली बताई है। ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। इसके अंदर फाई एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, फाई इज एन एलिमेंट। इसके अंदर जो है हमारा एक फाई एलिमेंट है, ये एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर फाई एक एलिमेंट हो गया, समझ रहे हो। तो ये सेट एम्प्टी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे सारे के सारे। ठीक है, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ध्यान रखेंगे। सिंगुलर सेट नहीं है ये शिवानी, ये सिंगलटन सेट है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन। जिसके अंदर एक एलिमेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये मेरा सिंगलटन सेट बन गया। ठीक है। हम्म। अब आगे दूसरी टाइप क्या आ गई, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब जिस सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट होंगे उसको फाइनाइट बोल देंगे, जिस सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे उसको क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट। जैसे कि ये दिख रहा है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, ये फाइनाइट सेट है। ये हमने ये वाला सेट बनाया था, यहाँ पे एक्स सेट बनाया था, ये वाला हमारा फाइनाइट सेट था। ये चारों के चारों जो ऑप्शन के अंदर सेट दिख रहे हैं, चारों क्या दिख रहे हैं मेरे को, फाइनाइट सेट ही दिख रहे हैं, इन सबके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। समझ आ रही है बात। और इनफाइनाइट सेट यानी कि जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखा था अभी पीछे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लिख देते हैं कैसे, 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा।
ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो ये सबको पता है, बेसिक बातें, इसमें समय खराब करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है। हाँ, जैसे इसने दो एग्जाम्पल बनाए हैं, एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स लेस देन 5 है, तो यहाँ पे हमारा जो ये हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। और सेट ऑफ पॉइंट्स होने प्लेन, एक प्लेन के ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट बन गया। ठीक है, ये इसने एग्जाम्पल दे दिया। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर से, कार्डिनल नंबर का दूसरा मतलब क्या है? कार्डिनैलिटी भी होती है, दो वर्ड यूज करता है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। तो एक सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है, ये देखो, कुछ नहीं है, नाम बड़ा खतरनाक है, बस काम बहुत छोटा है। एक सेट के अंदर एक्चुअली में एलिमेंट्स कितने हैं, बस इतनी बात है। एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है वो उसकी कार्डिनैलिटी होगी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कह दिया, उसको डिनोट कैसे करेगा, एन ऑफ ए से। कार्डिनैलिटी को कैसे डिनोट करता है, एन ऑफ ए से। तो ये हो गई उसकी कार्डिनैलिटी, या फिर वो ऐसे भी डिनोट कर देता है, दो डंडे लगा के इस तरीके से डिनोट कर देता है, दोनों ही कार्डिनैलिटी की रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि इसने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक सेट ये दिया हुआ है, तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी भाई? तो इसके अंदर एलिमेंट गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी कार्डिनैलिटी 6 लिख दी। वो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था। ठीक है। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल, एक सेट लिख के बताता हूँ, इसकी कार्डिनैलिटी बताओ कितनी है, बताओ, इसकी कार्डिनैलिटी बताओ कितनी है, बोलो। जो मैंने सेट लिखा है इसकी कार्डिनैलिटी बताओ कितनी है। अंशु कह रहा है 3। अंशु 3 कैसे दिख गए? बाकी सबका सही है, प्रीति, शिवानी, आदर्श, गुलरेज, सूर्य। कितने एलिमेंट्स है भाई, 1 2 3 4 5। 5 नहीं होने चाहिए? क्या कार्डिनैलिटी ऑफ ए 5 नहीं होनी चाहिए? 5 तो किसी ने नहीं बताया। 5 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि रिपीटिशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ए के अंदर दो एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं, तो उनको बार बार कंसिडर हम नहीं करेंगे। एक को हम सिर्फ एक ही बार कंसिडर करेंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, बिल्कुल अंशु। एक और बताओ चलो। एक्स इज सच दैट एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1। इसकी बताओ कार्डिनैलिटी कितनी होगी? एक तो मैंने ये लिख दिया, एक मैंने ये लिख दिया, बी सेट एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1, एक्स बिलोंग्स टू रियल। एक मैंने सी लिख दिया, एक्स इज सच दैट एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1, एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स। इन तीनों की कार्डिनैलिटी बताओ जल्दी जल्दी से। पहले वाले की कितनी है? पहले ए की बताओ, ए की कार्डिनैलिटी की बात करते हैं। कह रहा है एक्स की पावर 4 जो है ना, वो 1 आनी चाहिए। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखूंगा तो कैसे करूंगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 बराबर 0, है ना? गुलरेज का सही है आंसर। तो यहां से हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यहां से फैक्टर बनाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहां से बनाएंगे तो या तो एक्स स्क्वायर 1 के बराबर होगा या एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा। यहां से एक्स की वैल्यू आएगी आयोटा और माइनस आयोटा, इस वाले से। ठीक है, और इस वाले से क्या आएगी, इस वाले से आएगी एक्स की वैल्यू 1 और माइनस 1। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा। तो चार एलिमेंट आ गए। ठीक है, हाँ बिल्कुल उषा, वो यूजीपीजी वाले पार्ट में करेगा बस। ठीक है, जिन्होंने डी ट्रिपल एच बी का बैच लिया हुआ है उनको जो यूपी में हेल्प मिलेगी वो सिर्फ यूजीपीजी की मिलेगी, 11 12 में बिल्कुल नहीं मिलेगी, ज्यादा मार्जिन 11 12 का ही है। तो भाई देखो, ए सेट के अंदर एक्स के ऊपर कोई कंडीशन तो लगा ही नहीं हुई, ए सेट के ऊपर कोई कंडीशन तो लगा ही नहीं हुई, तो चारों ही एलिमेंट आ सकते हैं फिर। तो ए सेट के अंदर तो चार एलिमेंट आए, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आए, चार एलिमेंट्स आए, 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो ए की कार्डिनैलिटी की बात करूंगा, तो ए की कार्डिनैलिटी होगी तुम्हारी 4। ए की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 4 होगी। समझ आ गई बात? पर अगर मैं बी में देखूं तो बी में वो कह रहा है कि एक्स एक रियल नंबर होना चाहिए, तो इन चारों में से हमें सिर्फ रियल नंबर देखने हैं, तो 1 और माइनस 1 होंगे, तो बी की कार्डिनैलिटी 2 होगी।
बी की कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 2 हो जाएगी। और सी की कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि सी के अंदर उसने कॉम्प्लेक्स नंबर बोले हैं। तो इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, कार्डिनैलिटी चेक कर लेनी है, हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में सीधी सी बात है कि भाई गुलरेज, अरे अरे अरे, सॉरी 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 सॉरी, ब्लंडर मिस्टेक कर दी मैंने। कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ कौन से हैं, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। कॉम्प्लेक्स नंबर तो चारों ही है भाई, वन और माइनस वन भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। वन और माइनस वन भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। वन और माइनस वन का कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? आयोटा और माइनस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वन और माइनस वन भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये तो प्योरली इमेजिनरी है। ये क्या है, ये तो प्योरली इमेजिनरी, और ये क्या है, ये प्योरली रियल है, ठीक है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है भाई, ठीक है। तो सी की कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी? 4 होगी, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने सोच के यही दिया था, खुद ही गलत लिख दिया। एक्चुअली मैं अंशु का आंसर देखा 4 2 2, तो 4 2 2 ही कर दिया। इक्विवेलेंट सेट देखो, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? यूपी टीजीटी में 11 12 का मैथ्स आएगा क्या? हाँ हाँ, और क्या, भर भर के आएगा उषा। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं देखो, कहता है दो सेट जिनकी कार्डिनैलिटी सेम हो। अब हमें कार्डिनैलिटी पता लग गई, कह रहा है ऐसे सेट जिनकी कार्डिनैलिटी सेम होगी वो क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक सेट 1 2 3 और एक सेट है 3 7 9, तो इन दोनों की कार्डिनैलिटी 3 3 है, दोनों के अंदर 3 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ए और बी क्या हो जाएंगे तुम्हारे? इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, एक सेट की और दूसरे सेट की अगर कार्डिनैलिटी सेम है, यानी कि मैं यहाँ पे बस इतनी बात कह सकता हूँ, अगर ए की कार्डिनैलिटी और बी की कार्डिनैलिटी सेम है तो वो मेरे इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे, ठीक है। अब वो कहता है अगर कार्डिनैलिटी सेम होने के साथ साथ, कार्डिनैलिटी सेम होने के साथ साथ अगर वो सेट्स के जो एलिमेंट है वो भी मेरे को क्या मिल जाए? वो भी मेरे को सेम मिल जाए। कार्डिनैलिटी तो सेम हुई, साथ साथ अगर एलिमेंट्स भी सेम मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इक्वल सेट। जैसे कि मान लो मैंने 3 सेट लिख दिए, 1 2 3, एक बी सेट लिख दिया 3 2 1 1 1, सी सेट लिख दिया ABC, डी सेट लिख दिया मैंने 1 1 2 3 3 3। सबसे पहले मेरे को बताओ इन चारों सेट्स के अंदर इक्विवेलेंट सेट कौन कौन से हैं? इन चारों सेट्स के अंदर इक्विवेलेंट सेट्स कौन कौन से हैं, ये बताओ जल्दी से। सर डी ट्रिपल एस में ग्रेजुएशन ज्यादा, यूपी में 11 12 ज्यादा। डी ट्रिपल एस में तो रिया सारा ही ग्रेजुएशन ही बोलो, थोड़ा सा बिल्कुल 11 12, और यूपी में बिल्कुल 11 12 ज्यादा और ग्रेजुएशन कम बिल्कुल। सारे इक्विवेलेंट है, बताओ इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है? ए की कार्डिनैलिटी भी 3 है, बी की कार्डिनैलिटी भी 3 ही है, सी की कार्डिनैलिटी भी 3 ही है, और डी की कार्डिनैलिटी भी 3 ही है, ठीक है। इनकी कार्डिनैलिटी सबकी क्या है? 3 3 है, तो सारे इक्विवेलेंट है, ऑल आर इक्विवेलेंट। अगर मैं बात करूं इक्वल की, तो इक्वल बताओ कौन से हैं? इक्वल की अगर मैं बात करूं तो इक्वल कौन कौन से हैं? इक्वल वो होंगे जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ एलिमेंट हो भी सेम, एलिमेंट सारे सेम ही होने चाहिए। तो इसके अंदर सेम एलिमेंट्स कौन से हैं बताओ? तो एक तो ए, एक बी, और एक डी। सी के अंदर तो एलिमेंट्स ही अलग तरीके के हो गए, ठीक है। तो ए बी डी जो हो गए वो तुम्हारे क्या हो गए? ए बी डी मेरे इक्वल हो गए, ठीक है। ए बी डी मेरे क्या हो गए? वो इक्वल हो गए, ठीक है। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट की कंडीशन जो है वो समझ आ गई होगी। अब जल्दी से मेरे को एक बात, तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा हूं ऑल इक्विवेलेंट, जगह अब थोड़ी सी कम रहेगी, मैं इसको 1 मिनट के लिए छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं कि ऑल इक्विवेलेंट आर इक्वल। दूसरी स्टेटमेंट में मैं कह रहा हूं ऑल इक्वल आर इक्विवेलेंट, ऑल इक्वल सेट्स आर। कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी ये बताओ? ऑलवेज ट्रू कौन सी है? ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट बताओ कौन सी है? तो 11 12 में आपका बीओडी करियर, ठीक है उषा, देख लो। ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट, फर्स्ट इज ऑलवेज ट्रू। शिवानी कह रही है पहली हमेशा सही है, बाकी कह रहे हैं दूसरी सही है। देखो
क्या सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो सकते हैं क्या? तुम खुद ही देखो, अभी तुमने खुद ही तो बताया कि सर ए भी और सी भी, ए और सी दोनों इक्विवेलेंट है। ए और सी दोनों के दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। पर क्या वो इक्वल हैं? ए के अंदर तो तुम्हारा 1 2 3 आ रहा है, बी के अंदर, सी के अंदर ए बी सी आ रहा है, तो ए और सी इक्विवेलेंट है पर इक्वल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है सही होगी। बट अगर इक्वल हैं तो उनके अंदर एलिमेंट सेम ही मिले होंगे, तो उनका नंबर भी सेम आया होगा, तो कार्डिनैलिटी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से सेम हो गई। कार्डिनैलिटी तो ऑब्वियस सी बात है ना, उनमें सेम हो गई, तो ए की कार्डिनैलिटी बी की कार्डिनैलिटी इक्वल हो जाएगी, तो सेकंड इज ऑलवेज ट्रू। ध्यान रखेंगे इन बातों का। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, यहाँ उसने यही कहानी समझाई हुई है, तुम देख लेना। ठीक है, अब आता है सबसेट और सुपरसेट। सबसेट क्या होते हैं भाई? सबसेट क्या होता है? अगर ए के सारे एलिमेंट अगर बी से आए हुए हो, ठीक है, अगर मैं एकदम सिंपल सी भाषा में बात करूं, मान लो बी सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, और ए सेट मान लो मैंने बना दिया क्या, इसी में से बी के एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट लेके एक आप ए सेट बना दिया, जैसे मान लो 2 3 4, तो ए सेट जो है वो पूरा का पूरा बी सेट के एलिमेंट से बना है। ठीक है, तो ए को हम बोलेंगे वो बी का क्या है, सबसेट है। ए क्या है, वो बी का सबसेट है। ठीक है, इसी को हम सबसेट बोलते हैं। तो ऐसे अगर लिखा हुआ है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए के सारे एलिमेंट बी से आ रहे हैं। ठीक है, और बी को हम बोलते हैं सुपर सेट। ए तो हमारा क्या हो गया, ए तो मेरा हो गया सबसेट, और बी मेरा क्या हो गया, सुपर सेट। ए तो मेरा हो गया सबसेट, बी मेरा क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। ये बात समझ में आ गई? अगर उल्टा लिखना है तो फिर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, इस रिप्रेजेंटेशन को ऐसे ही बना दूंगा, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो, यहां से एक बात मैं ये लिख सकता हूं, अगर x, बताना कौन सी बात सही है, अगर x a में गया तो मैं कह रहा हूं कि फिर वो b में भी गया। पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट मैंने लिख दी कि अगर x b में गया तो दिस इंप्लाइज x a में गया। बताओ विच वन इज ऑलवेज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है? जल्दी बोलो, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमेशा ट्रू होगी, बोलो, जल्दी बोलो। प्रीति कह रही है पहली स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी। यही क्वेश्चन बनेंगे अगर थ्योरी में से बनेंगे तो इसी तरीके के। हाँ, उससे हो जाएगा रिया, हो जाएगा, बिल्कुल एकता। देखो, एग्जाम्पल लिया हुआ है ऊपर, देखो, कह रहा है अगर कोई एक्स ए में गया। अंशु कह रहा है नहीं पता। अंशु इधर देख, बिलोंग्स का मतलब तो समझ आ रहा आता है सबको, बिलोंग का मतलब तो पता है ना कि वो उसके अंदर गया। कह रहा है तो अगर एक्स ए में गया तो वो बी में भी गया। आगे वेन डायग्राम से ये बात बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी तुम्हें। अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, पर वेन डायग्राम जैसे ही देखोगे ना एकदम से समझ में आ जाएगा। अगर एक्स ए में गया तो फिर वो बी में भी गया। अब देखो, अगर एक्स ए में गया यानी कि 2 गया तो वो बी में है, तो अगर एक्स 3 हुआ तो वो बी में है, तो 4 हुआ तो वो बी में है, यानी कि ये बात तो हमेशा सही है। भाई एक्स तो, ए सेट तो बी से ही तो बना है, तो ए के एलिमेंट सारे बी के तो होंगे ही। अब कह रहा है अगर एक्स बी में गया तो क्या वो ए में भी जाएगा? देखो भाई, अगर मैं एक्स बी में गया, 5 जो है वो बी में गया, तो क्या 5 ए में गया? एक जो है वो बी में गया, तो क्या एक ए में गया? नहीं गया। तो ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है सही होगी। अच्छा, वेन डायग्राम सबको थोड़ा थोड़ा तो याद हो गई। इस केस में पिक्चर कैसी बनेगी, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है, तो बी सेट तो बड़े वाला दिखेगा और ए सेट छोटे वाला दिखेगा। अभी मैं आगे बताऊंगा तुम्हें ये बात प्रॉपरली, पर जिसको याद है वेन डायग्राम तो सबको याद ही होता है। तो ए का जितना भी एलिमेंट उठाओगे वो ऑब्वियस सी बात है बी में तो है ही। बट अगर तुमने बी का कोई एलिमेंट यहां से उठा लिया तो क्या जरूरी है वो ए में होगा। समझ आ रही है बात? तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी के होंगे, बी के सारे एलिमेंट जरूरी नहीं है ए के हो। क्लियर? क्लियर है? जल्दी बताओ यस या नो। हाँ भाई, अब कुछ सबसेट्स को लेके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लो ध्यान से। कहता है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पहली बात तो वो ये कह रहा है कि एक सेट के अंदर एक एक सेट जो होता है वो हमेशा खुद का सबसेट तो जरूर होता है।
पहली कंडीशन वहां यहां से क्या कह रहा है, ए इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए। एक सेट जो होता है वो हमेशा खुद का सबसेट होता है, क्योंकि एक सेट के एलिमेंट्स खुद में से तो आएंगे ही। दूसरी बात वो कहता है कि फाई जो होता है ना, वो हमेशा हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। फाई इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई हमेशा मिलेगा। ठीक है, एक सेट खुद और एक फाई, ये दोनों हर सेट के सबसेट जरूर होंगे। ठीक है। और फिर तीसरी बात पे वो कहता है कि टोटल सबसेट्स अगर तुम्हें निकालने हैं एक सेट के क्या निकालने हैं, टोटल सबसेट्स अगर निकालने हैं जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल सबसेट्स हमेशा बनते हैं 2 raised to the power n। टोटल सबसेट्स क्या बनते हैं, 2 raised to the power n, कि भाई हम सबसेट्स कितने बना सकते हैं, ये भी तो एक क्यूरियोसिटी उठती है दिमाग में। तो कितने सबसेट्स बना सकते हैं हम, 2 raised to the power n बना सकते हैं। दो ये होंगे उनके अंदर से पक्का। ठीक है, उनके अंदर दो ये क्या मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। अभी आगे इस पे से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो मैं कराऊंगा तुम्हें। बाकी यहाँ से एक दो चीजें हैं वो देख लो। ठीक है। हाँ भाई, अब यहां से हमारे को एक अच्छा सा वेन डायग्राम समझ में आता है। मैं बता ही देता हूँ, ये वेन डायग्राम मेरा बनाने का मन कर रहा है, हालांकि वेन डायग्राम आगे आएगा, पर सबसेट्स पे एक वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। देखो, तुम्हें थोड़ा सा नंबर सिस्टम की भी क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले देखो हमारे पास कौन आए, नेचुरल नंबर आए। थोड़ा डायग्राम अगर मेरा गंदा बन जाए तो समझ लेना। नेचुरल नंबर तुम्हें सबको पता है कि 1 2 3 ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है। अगर मैं होल नंबर्स को देख लूं, तो होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर तो सारे आते हैं, और होल नंबर में एक जीरो और एक्स्ट्रा हो जाती है, यानी कि होल नंबर अपने अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को कंटेन करेगा, बताओ। तो होल नंबर के अंदर सारे के सारे तो नेचुरल नंबर आ गए, और जीरो और आ जाएगा। तो यहीं से मैं अगर तुम्हें एक बात ये बोल दूं कि भाई नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो सबसेट होते हैं होल नंबर्स का, तो क्या ये बात सही है, बोलो एग्री करते हो? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस बात में? फिर अगर मैं नेगेटिव वाले नंबर भी जोड़ दूं, भाई 0 1 2 3, -1 -2 -3 -4 जोड़ दूंगा, तो वो मेरे क्या बन जाएंगे, वो सारे के सारे इंटीजर्स बन जाएंगे। यानी कि होल नंबर्स में मैं इंटीजर्स भी जोड़ दूं, तो ये मेरे क्या आ गए, होल नंबर में अगर मैं नेगेटिव वाले भी जोड़ दूं तो मेरे इंटीजर्स आ जाएंगे सारे के सारे, बताओ। तो इंटीजर्स में हमने क्या किया, -1 -2 -3 -4 ये सारे जोड़ दिए, जीरो होल नंबर से आ गए और नेचुरल नंबर से आ गए। यानी कि अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नेचुरल नंबर सबसेट हो गए, इसी में आगे जोड़ देता हूँ, इसी में ही आगे जोड़ देता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि नेचुरल नंबर सबसेट होते हैं होल नंबर के, होल नंबर सबसेट होते हैं इंटीजर्स के। ठीक। अब वो कहता है अगर दो इंटीजर्स को डिवाइड करा दोगे, अगर दो इंटीजर्स को डिवाइड करा दोगे, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे भाई, मेरे पास बन जाएंगे रैशनल नंबर्स। अगर दो इंटीजर्स को हम डिवाइड करा देंगे तो मेरे पास बन जाएंगे रैशनल नंबर्स। तो p बाई क्यू की फॉर्म में जो भी आता है, बस हमारा q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो सारे इसके अंदर आ गए, पीछे के तो सारे इंटीजर्स आ ही गए। q को क्या मान लो, 1 मान लो, q को ले लो 1, और p को चेंज करा दो, यहां तक का सारा गोला बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है। तो होल नंबर्स के बाद आ गए इंटीजर्स, और इंटीजर्स के बाद क्या आ गए, रैशनल्स। तो रैशनल्स जो हैं वो इन सारों को अपने अंदर कंटेन करेगा, यानी कि रैशनल नेचुरल का, होल का, इंटीजर का, सबका सुपर सेट होगा। ठीक है। अब तुम्हें पता है, अब तुम्हें पता है कि रैशनल नंबर से एकदम अलग क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। हम कहते हैं कि जो रैशनल नहीं होते वो क्या होते हैं, वो इर्रेशनल होते हैं। जो रैशनल नहीं होते वो क्या होते हैं, इर्रेशनल। तो बताओ, इर्रेशनल का जो गोला बनेगा, उसका इस रैशनल के गोले से कोई लेना देना होगा क्या, बताओ। रैशनल का जो गोला होगा, उसका इर्रेशनल वाले गोले से कोई लेना देना होगा। इर्रेशनल की तो डेफिनेशन ही ये होती है कि p बाई क्यू की फॉर्म में आए। रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है, p बाई क्यू की फॉर्म में आए, और p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। इर्रेशनल में तुम कहते ही ये हो कि जो इस फॉर्म में ना लिखा जाए उसको इर्रेशनल कहते हैं। ठीक है। तो जो इर्रेशनल का गोला बना, इर्रेशनल का गोला बना यहां पे, ये आ गया तुम्हारा इर्रेशनल का गोला। ठीक है, वो आ गया इर्रेशनल का गोला। तो इर्रेशनल का गोला जो है, उसका, इर्रेशनल का इन सारों से कोई लेना देना नहीं है। इर्रेशनल अपना अलग ही है, इर्रेशनल ने अपनी कहानी अलग बनाई हुई है।
जैसे कि √2, √3, पाई, ई, उनके उनका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। पर एक इन सारों का सरताज बैठा है, वो कहता है तुम सारों को देखने वाला मैं हूं। कौन? रियल नंबर्स। रियल नंबर कहता है कि भाई मैं तुम सारों को अपने अंदर रखूंगा। एक बड़ा गोला बना, जो क्या बना? रियल नंबर्स का। रियल नंबर कहता है कि मैं तुम सारों को अपने अंदर रखूंगा। यानी कि रेशनल नंबर को भी अपने अंदर कंटेन करने वाला रियल हो गया, और इरेशनल नंबर को भी अपने अंदर कंटेन करने वाला रियल हो गया। यानी कि रेशनल जो है वो सबसेट होते हैं रियल्स के, और इरेशनल अलग से सबसेट होते हैं रियल्स के। और कहता है भाई रियल्स को अपने अंदर कंटेन करने वाला हो गया तुम्हारा कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इन सारों का सरताज हो गया। ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल्स को भी अपने अंदर कंटेन करने वाला क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। समझ आ गई बात? तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबका सुपरसेट। अब यहां से सब समझ में आ रही है। कॉम्प्लेक्स नंबर सारों का सुपरसेट। क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूं? बोलो। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हो गया वो सबका सुपरसेट हो गया। ठीक है। हालांकि इसके अंदर एक छोटी सी चीज समझने की है, वो तुम समझो। देखो, तुम्हें जो ये रियल वाला गोला दिख रहा है, तुम्हें जो ये रियल वाला गोला दिख रहा है, ये रियल वाला गोला दिख रहा है ना, ये वाला। ये रियल्स के अंदर दो ही तरीके के नंबर होते हैं। रियल्स के अंदर दो ही तरीके के नंबर होते हैं, एक तो रेशनल और एक इरेशनल। इसके अंदर ये खाली जगह में ना कुछ नहीं है, फिर ये खाली पड़ी है एकदम। ठीक है। ये जो खाली जगह बची, यहां कुछ नहीं है। ये खाली स्पेस दिख रहा है ना, इसके अंदर फिर कुछ नहीं है, क्योंकि इसको हम और किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। क्योंकि रियल नंबर जो होंगे वो या तो इस रेशनल वाले गोले में दिख जाएंगे। जो ये रेड सर्कल रियल का दिख रहा है, इसमें दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो ये रेशनल, या तो कोई नंबर रियल का उठाओगे वो यहां दिखेगा, या कोई रियल नंबर उठाओगे तो फिर वो तुम्हें यहां दिखेगा। इन दोनों के बीच में दिखने का कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसको दिखाने का कोई और तरीका नहीं है। समझ रहे हो ना जो मैं बोलना चाह रहा हूं? तो ये जो खाली जगह दिख रही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये बात ध्यान रखना। इससे तुम्हारा जो है ये चीजें कवर हो गई होंगी। ठीक है। चलो, ये तुम्हें मिल जाएगा डायग्राम। प्रॉपर सबसेट देखो क्या होता है। अभी हम बात कर रहे थे सबसेट की। प्रॉपर सबसेट में वो ये कहता है कि ना बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो कह रहा है कि बराबर ना हो। ए इज ए सबसेट ऑफ बी तुम लिख रहे हो, वो ठीक है। यहाँ पे हम एक पॉसिबिलिटी और लेके चल रहे हैं, जैसे लेस देन इक्वल टू वाली में हम इक्वल टू की पॉसिबिलिटी लेके चलते थे ना। तो वो कह रहा है ये पॉसिबिलिटी हटा दो। जब ये कंडीशन हो, सिर्फ ये कि ये, यानी कि एक सेट दूसरे का सबसेट सिर्फ तब हो जब दूसरे के एलिमेंट पहले से आए, पर बराबर वाली सिचुएशन ना बने कभी भी। बराबर वाली सिचुएशन कभी भी ना बने। तो इस केस को हम कहते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट हो गए। ये कंडीशन क्या हो गई? प्रॉपर सबसेट की। यहां पे हम सिंपल सबसेट बोल रहे हैं, ये वाली कंडीशन को हम बोल रहे हैं प्रॉपर सबसेट। ये कह रहा है कि हर एलिमेंट ए का जो है वो बी में होना चाहिए, बट बी के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए का ना हो। जैसे कि मान लो मैंने ए सेट लिख दिया, जैसे पीछे लिखा ही था 1 2 3, और बी सेट मैंने लिख दिया 1 2 3 4। एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले लो। तो यहाँ पे दोनों रिप्रेजेंटेशन लिखनी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये सोचो कि सर फिर मैं इसमें कौन सी लिखूं? दोनों लिख दो, दोनों ठीक है। क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 और 3 इज लेस देन 4। दोनों बातें सही हैं। जैसे कि वैसे ही यहां भी दोनों लिख सकते हैं, बट अगर ए को स्पेसिफिकली पूछे कि सबसेट में कैसा सबसेट है, तो हम बोलेंगे कि प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि बी के पास एक ऐसा एलिमेंट 4 है जो ए के पास नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे सबसेट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो प्रॉपर सबसेट हमेशा छोटा ही बनेगा, बराबर नहीं हो सकता। अब यहां से फिर काउंट करने का एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। यहां से क्या बन जाता है? काउंट करने का एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। टोटल सबसेट्स कितने हो गए भाई? इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है। टोटल सबसेट्स हो गए 2 raised to the power n। प्रॉपर सबसेट अगर निकालने हैं तो तुमने किसको हटाया? सिर्फ प्रॉपर सबसेट्स में से तो तुमने सिर्फ और सिर्फ हटाया किसको? जो इक्वल वाली कंडीशन थी उसको हटाया सिर्फ। तो प्रॉपर सबसेट होंगे 2 raised to the power n-1। एक कम हो जाएगा जो वो खुद है।
समझ रहे हो? तो टू रेज टू द पावर n माइनस वन जो होंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे। टोटल सबसेट्स टू रेज टू द पावर n होंगे, तो वो जो एक खुद बच गया उसको वो क्या बोलता है? उसको बोलता है वो इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा कौन हो गया? वो खुद ही हो गया। ए सेट खुद को इम्प्रॉपर सबसेट बोलेगा, है ना? तो अगर एक सेट ए है, तो उसके तुम कह रहे हो ना कि फाई एक सबसेट होगा, ए एक सबसेट होगा, और भी और सबसेट होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल करा ही देता हूँ, चलो इस पे तुम्हें वो एग्जांपल आगे भी काम आ जाएगा। इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा एक होंगे। जैसे कि मान लो मैंने एक सेट ए ले लिया, बताओ इसके कितने सबसेट होंगे? ए और बी, बस दो ही एलिमेंट लिए। आज की क्लास थोड़ा सा स्लो ले ली, पहली क्लास है, सेट भी पूरा नहीं हुआ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कल की क्लास से खींच के चलेंगे चीजों को। मेरा तो प्लान था कि आज से ही प्रैक्टिस शुरू करा दूं, पर सेट्स रिलेशन और फंक्शन एक साथ करेंगे। इसके कितने सबसेट बनेंगे? चार। टू रेज टू द पावर टू, चार बनेंगे। अब चार कैसे बनेंगे देखो। एक तो बन गया फाइव, ठीक। फिर कौन से बनेंगे? एक एक एलिमेंट वाले। एक एक एलिमेंट वाला, एक तो बन गया सिंगलटन ए, एक बन गया सिंगलटन बी, और एक बन जाएगा फिर दो वाला जो कि ये खुद ही बनेगा। एक बन गया ए बी। ये इसके चार सबसेट बन गए, ठीक है। अब जो इससे सिर्फ छोटे सबसेट्स हैं, इससे छोटे सबसेट्स कौन से हैं? ये तीन। ये तीन तो हो गए इम्प्रॉपर। क्या बोल रहा हूं मैं? ये तीन तो हो गए प्रॉपर। जो इससे छोटे सबसेट्स हैं ये तो क्या हो गए? प्रॉपर। ये तो प्रॉपर सबसेट हो गए, और एक ये वाला जो है ये हो गया तुम्हारा इम्प्रॉपर। जो वो खुद बना उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर, और ये तीन हो गए प्रॉपर। तो अगर तुम्हें प्रॉपर निकालने तो तुम क्या करोगे? टू रेज टू द पावर टू माइनस वन करोगे, और इम्प्रॉपर तुम्हारा एक हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? दो तीन सेट्स के लिए होता है। जैसे मान लो उसने कहा कि एक सेट ए ले लो, एक सेट बी ले लो, और एक सेट सी ले लो। तो एक ऐसा सेट बनाओ जो इन तीनों को अपने अंदर कंटेन कर ले, तो वो इन तीनों का सुपर सेट हो गया, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो कोई फिक्स सेट नहीं होता। तुम्हें जो भी सेट दिए हुए हैं ना, दो तीन चार पांच कितने भी, जैसे यहाँ पे उसने तीन सेट दे दिए ए बी और सी, तो उन तीनों सेट्स को कंटेन करने वाला एक सेट बना लो, जो कि ये दिख रहा है तुम्हें। जैसे उसने एक ये सेट बना लिया, एक दो तीन चार पाँच छह सात, चार पाँच सात आठ नौ। अब ये वाला जो यू सेट है, ये सुपर सेट है तुम्हारा ए का भी, यू जो है वो सुपर सेट है बी का भी, यू जो है वो सुपर सेट है सी का भी। तो एक ऐसा सेट जो गिवन सेट्स को कंटेन कर ले उसको यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, बताओ क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे? तुम्हें बताओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सारे के सारे इन सेट्स का क्या है? यूनिवर्सल सेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सारों का क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अपने अंदर सबको कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात कही जा सकती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सबका क्या है? यूनिवर्सल सेट है। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर तो सारे नंबर सिस्टम का यूनिवर्सल सेट बनेगा, ठीक है। सर वी कैन से दैट यूनियन ऑफ ऑल गिवन सेट, ना 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 ना, यूनियन एक होगा शिवानी, यूनियन एक होगा, ठीक है। सिर्फ यूनियन नहीं होगा, सबका यूनियन कर लोगे तो एक यूनिवर्सल सेट आएगा, पर मैं और भी तो बहुत सारे बना सकता हूं। समझ आ रही है बात? चलो, अब आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है देखो। अब बात की जाए अगर पावर सेट की, तो पावर सेट क्या होगा? हम्म। पावर सेट पे आओ। तो वो कहता है कि सारे के सारे सबसेट्स का एक और सेट बना दो। सबसेट्स को इकट्ठा करो, ठीक है, और इन सबको क्या कर दो? पुट इन ए सेट। सारे के सारे सबसेट्स को इकट्ठा करके एक सेट के अंदर रख दो, तो उसको वो क्या कह देगा? कि वो पावर सेट बन गया। देखो, जैसे कि यहाँ पे उसने क्या लिया, वन टू थ्री एक सेट लिया। इसके सबसेट कितने होंगे? टू की पावर थ्री, आठ सबसेट होंगे। आठ सबसेट इसने बनाए, देखो एक तो फाइव लिया, फिर सिंगलटन वन, सिंगलटन टू, सिंगलटन थ्री, एक एक वाला ले लिया। फिर दो दो वाले ले लिया, वन टू, टू थ्री, थ्री वन, और फिर एक ले लिया पूरा का पूरा वन टू थ्री, ठीक है। इन सारे सबसेट्स को एक और सेट में इसने बंद कर दिया। इन सारे सबसेट्स को क्या कर दिया? एक और सेट के अंदर बंद कर दिया।
इसको वो क्या कह देगा, इसको वो कह देगा कि ये एक सेट जो बन गया, इसको कह रहा है वो पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए। और पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, अगर मैं तुमसे बोलूं बताओ, कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, अगर ए की कार्डिनैलिटी n थी, तो पावर सेट की कार्डिनैलिटी बताओ। कार्डिनैलिटी का मतलब तो पता है क्या होगी, बताओ। पावर सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, बोलो। पावर सेट के अंदर क्या आ रहे हैं, सबसेट ही तो आ रहे हैं। तो जितने सबसेट होंगे ए के, उतने ही एलिमेंट हो जाएंगे पावर सेट के अंदर। तो ए के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट के अंदर उतने ही एलिमेंट आएंगे जितने सबसेट है। तो पावर सेट की कार्डिनैलिटी हो जाएगी 2 raised to the power n। समझ में आ रही है। अब देखो इसका बहुत बढ़िया सवाल है ये, बेस्ट क्वेश्चन है इसको समझने का। ये वाला क्वेश्चन देखो, पावर सेट ऑफ ए डिनोट, पी ऑफ ए डिनोट द पावर सेट ऑफ ए इज द वॉइड सेट। वॉइड यानी कि नल सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, और तुम्हारा नल सेट। वॉइड सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट तीनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है अगर ए तुम्हारा फाई है, तो इसकी कार्डिनैलिटी बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। सबसे पहले तो भाई मुझे तुम ये बताओ, अगर ए की कार्डिनैलिटी फाई है, ए की कार्डिनैलिटी 0 है, यानी कि ए फाई है, तो इसके पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये बताओ जरा मुझे। बताओ, अगर ए फाई है तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। बिल्कुल अंशु। अगर ए तुम्हारा फाई है तो उसकी कार्डिनैलिटी 0 होनी चाहिए, है ना। और उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 0 यानी कि 1। वन कौन सा, वो खुद। वन कौन सा आएगा, वो खुद ही तो आएगा। फाई का फाई भी हो गया और वो खुद भी हो गया, यानी कि इसके पावर सेट के अंदर एक एलिमेंट फाई ये खुद ही आ गया। समझ आ रही बात, क्योंकि फाई भी आ गया और वो खुद भी आ गया। अब इसके बाद की बात करो तो यहां तक पहुंच गए तुम। अब आगे तुम्हें इस सेट से मतलब नहीं है, अब आगे देखो। अब पावर सेट ऑफ ए की अगर मैं बात करूं, तो इसकी कार्डिनैलिटी निकालूंगा, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट है, एक है, तो 2 की पावर 1 कर दोगे तो 2 हो जाएगा। फिर पावर सेट ऑफ ए की बात करोगे, तो भाई ऊपर कितने एलिमेंट आ गए, 2, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 की पावर 2 4। फिर एक और पावर सेट आ जाएगा, तो इसके एलिमेंट आ गए तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 16 हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पावर सेट को समझने का। समझ में आ गई बात, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। वेन डायग्राम के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। वेन डायग्राम हमने ऊपर देख भी लिए हैं, ठीक है। तो जैसे इसने एक वेन डायग्राम बनाया भी है, कह रहा है इनमें से कौन सा वेन डायग्राम सही बनाया है। ये एक क्वेश्चन देख लो, इससे तुम्हें सारी बातें समझ आ जाएंगी वेन डायग्राम के बारे में। ये एक एग्जांपल इसने दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 1 2 3 से लेके 10 तक। यूनिवर्सल सेट में क्या है, 10 तक है। ए सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 10। बी सेट दिया हुआ है 4 और 6। देन द गिवन सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। तो कौन सा इनमें से वेन डायग्राम बन रहा है, देखो। ए और बी के अंदर ध्यान से देखो, 4 और 6 एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पे 4 और 6 अलग दिखाए हुए हैं, यहाँ पे 4 और 6 अलग दिखाए हुए हैं। क्या ये वेन डायग्राम सही बनाया हुआ है, नहीं, ये वेन डायग्राम गलत बनाया हुआ है। ए और बी के एलिमेंट साथ दिखने चाहिए। दूसरे वाले के अंदर देखें तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के कॉमन एरिया में सिर्फ 4 दिख रहा है, 6 तो अलग पड़ा है। क्या ये सही बनाया है, बताओ। ये भी गलत बनाया है। यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो देखो, ए और बी के अंदर तो 4 है, बी के अंदर 6 भी है, पर ए के अंदर तो 4 और 6 है ही नहीं। क्या ए सेट जो इसने बनाया उसके अंदर 4 और 6 है, नहीं है। ये भी गलत हो गया। अब देखो यहां देखते हैं, बी सेट बनाया इसने अंदर, उसके अंदर आ गए 4 और 6। तो 4 और 6 ए के अंदर भी आ गए, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ए के कौन से बच गए, 2 8 और 10। तो यहाँ पे देखो 2 भी है, 8 भी है और 10 भी है। तो ए और बी का काम हो गया पूरा। अब देखो यूनिवर्सल को, यूनिवर्सल में 1 से लेके 10 तक होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सारे के सारे आ गए। तो इसका मतलब डी ऑप्शन एकदम सही है, जो सारी की सारी बातों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा,
गिवन वेन डायग्राम, बस वेन डायग्राम में सब आ गया। जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इससे छोटे सेट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। ये वेन डायग्राम है तुम्हारा। क्लियर हो गई बात? चलो, अब आता है हमारा कौन सा, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑपरेशन ऑन सेट। एक सेट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन लगाए जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक कर ले, तो आज आज की क्लास 1 घंटे की रख ले, मेरे ख्याल से ठीक है। कल हम रिलेशन, और इसमें तो थोड़ा सा रह गया, फिर इसके बाद हम रिलेशन और फंक्शन कल निपटा लेंगे, और फिर इन तीनों चैप्टर्स की एक साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या कहते हो, और कर लें या बहुत है? बताओ, तुम जैसे कहोगे। क्या टाइम हो गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गया वैसे तो। चलो ठीक है, आगे कर लेते हैं, और कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट कर लो। हाँ चलो चलो चलो, तुम कंफर्टेबल होने चाहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, चलो। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब वो कहता है कि सेट के ऊपर हम कुछ कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं। सेट के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं। जैसे हमने नंबर्स में जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना सीखा है, वैसे ही सेट्स पे भी ऑपरेशन लगते हैं। तो अलग अलग ऑपरेशन डिफाइन करना, जिसके बारे में तुमने बहुत अच्छे से सुना है। यूनियन ऑफ सेट, दो सेट्स की यूनियन कैसे लेते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी को वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या है कि सबको मिला लो, यहाँ पे मिलाने का तरीका है। तो ए सेट बना दिया 1 2 3 4, बी सेट बना दिया 4 8 5 6, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, कह रहा है सारे एलिमेंट्स को मिला लो, इसके भी सारे ले आओ 1 2 3 4, और यहां से भी ले आओ। देखो अब 4 को मैं दोबारा तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि रिपीटेशन तो मेरे को करना नहीं, तो 1 2 3 4 यहां तक आ गए, उसके ले लिए फिर 5 6 और 8। तो ये हमारा ए यूनियन बी बन गया। ध्यान से समझो, ए यूनियन बी को क्या मैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इस तरीके से लिख सकता हूं, एक ऐसा एक्स जो या तो एक्स ए में जाए या फिर वो बी में जाए। और वर्ड जहां पे भी आ जाता है, और वर्ड का मतलब होता है यूनियन, या तो ए में जाए या बी में जाए। अगर वो ए में गया तो भी यूनियन में चला जाएगा, अगर वो बी में गया तो भी यूनियन में चला जाएगा। देखो, अगर वो ए में गया, अगर वो ए में गया तो भी वो यूनियन में दिख रहा है, अगर वो बी में गया तो भी यूनियन में दिख रहा है। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म बनती है, ठीक है। अब वेन डायग्राम से वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, कहता है अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, मान लो इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो ऐसा दिख रहा है जैसे उसने यहाँ पे बनाया हुआ है। दोनों के अंदर कॉमन कौन दिख रहा है, 4, तो यहाँ पे बीच में 4 है। तो ए यूनियन बी कौन सा, ए यूनियन बी हमारा कौन सा सेट दिखेगा, तो सारा का सारा तो ए ले लो भाई, सारा का सारा क्या ले लो, ए ले लो, और सारा का सारा बी ले लो। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ये बनता है, ठीक है। और अगर दोनों सेट डिस्टिंक्ट होते, ये तो ए और ये बी, ये मान लो इस तरीके की कुछ पिक्चर होती, अगर ए और बी सेट में कुछ लेना देना ही नहीं होता। ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना ए और बी में कुछ लेना देना हो। तो उस केस में अगर ए यूनियन बी बनेगा, तो उस केस में ए यूनियन बी कुछ ऐसा दिखेगा, ये सारा का सारा ए आ गया और ये सारा का सारा बी आ गया, ये सारा का सारा ए आ गया और ये सारा का सारा बी आ गया। तो इस केस में ए यूनियन बी तुम्हारा ये बन जाएगा। हाँ, अभी मैं डिसजॉइंट वर्ड आगे बताऊंगा शिवानी, जब हम इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। चलो अब इससे रिलेटेड मैं कुछ तुम्हें रिजल्ट्स बताता हूँ, यूनियन से रिलेटेड। बताओ मुझे पहला, ए यूनियन फाई क्या आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। ए में अगर मैं फाई को मिला दूंगा, ए में अगर मैं एम्प्टी सेट को मिला दूंगा तो कुछ नहीं होगा, ए ही आएगा भाई, और कुछ मिलेगा ही नहीं फाई में। अगर मैं ए में ए को ही मिला दूंगा, ए यूनियन ए कितना होगा, ए में ए को मिलाए जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो भी ए ही आना है। अगर मैं ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ, यानी कि यूनिवर्सल, ये जो तीसरे वाले का वेन डायग्राम ये ऐसा दिखेगा, ए अंदर और यू ये है।
तो ज्यादा ज्यादा एलिमेंट्स आ जाएंगे, सारे के सारे यूनियन वाले भी आ जाएंगे, तो ए यूनियन यू यू हो जाएगा। ठीक है, ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। अब इसमें और भी रिजल्ट बनते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। वैसे तो बाद में ही बताना था, पर मैंने अभी थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। अब आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन में बात होती है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में एक साथ हो रही है। तो यहां पे तुम्हें जिस वर्ड पे फोकस करना है वो वर्ड है एंड। इंटरसेक्शन के अंदर किस वर्ड पे फोकस करना है? एंड वर्ड पे। जहां पे एंड आ गया वहां पे इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसका जो इंटरसेक्शन का जो सेट बिल्डर फॉर्म बना वो देखो क्या बना, कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। x ए में भी होना चाहिए, x बी में भी होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। x ए में भी और बी में भी हो, ऐसा नहीं कि दोनों में से एक में हो। जैसे हमने पिछली बार कहा, या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, बात बन जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कह रहा है दोनों में होना चाहिए। अब दोनों में होने वाली सिचुएशन तो ये बनती है, दोनों में होने वाली सिचुएशन तो ये बनती है बीच वाली भाई। तो ये जो पिक्चर तुम्हें दिख रही है, ये ए इंटरसेक्शन बी की दिख रही है। अब तुम सोच रहे हो कि सर अगर ऐसा हुआ कि भाई दोनों में कोई लेना देना ही नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे तो 1 2 3 4 था, और यहाँ पे 3 4 3 5 6 था, तो दोनों में कॉमन क्या थे? 3 और 4 थे। अब मैं कह रहा हूँ सर ऐसा हो गया तो 1 और 2 और बी सेट हो गया मान लो 3 और 4, तो भाई कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालने चला तो वो तो फाई आना है फिर। ए इंटरसेक्शन बी तो मेरा फाई आना है फिर, क्योंकि कुछ कॉमन तो आएगा नहीं। तो इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा तो ए मेरे को यहाँ दिखेगा, बी मेरे को यहाँ दिखेगा। कॉमन कुछ है ही नहीं दोनों के बीच में, तो नहीं है तो पड़ा रहने दो भाई। इसका पर एक स्पेशल केस बन जाता है, ऐसे सेट्स जिनके बीच में कुछ लेना देना नहीं होता, इन सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। यानी कि ऐसे सेट्स जिनका आपस में कुछ लेना देना नहीं होता, उन सेट्स को हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, जिनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, जिसमें ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाता है तुम्हारा? पाई आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? बोलो हाँ या ना। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा ऑपरेशन आता है मेरा। अभी मैं ये रिजल्ट जो है ना ये लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक दो चीजें डिस्कस हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट के भी रिजल्ट बनते हैं, वो बताता हूँ। कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है देखो, कॉम्प्लीमेंट से पहले डिफरेंस बताएगा। देखो जैसे इसने यहाँ पे बताया भी हुआ है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन वी से दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट। इसीलिए मैंने बुक रेफर करी है, ताकि ये नोट्स एकदम तुम्हें तरीके से दिख जाए। नजर मारोगे तो एक बार में दिख जाएगा। हाँ, अब इसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। हम दो सेट का ना डिफरेंस भी लेते हैं। तो ए और बी अगर हमारे दो सेट्स हैं तो उनका डिफरेंस कैसे लेंगे? ए एंड बी। तो ए और बी का डिफरेंस कैसे लेते हैं देखो, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है? अगर ए और माइनस में बी लिखा है, इसका मतलब क्या है? तुम्हें वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो ए में तो हैं बट बी में नहीं है। ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हैं बट बी में नहीं है। क्या मैं इस चीज को सिर्फ ये बोल सकता हूं, ये जो ए माइनस बी लिखा है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि ओनली ए, सिर्फ और सिर्फ ए में हो? देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक सेट ले लिया ए बी सी डी, ठीक है, और बी के अंदर मैंने बोल दिया डॉग कैट सी और डी। ठीक है, अब मैं तुमसे कह रहा हूं ए माइनस बी। तो ऐसे एलिमेंट्स देखो जो ए में तो हैं बट बी में नहीं है। देखो ऐसे एलिमेंट्स कौन से हैं? ऐसे एलिमेंट्स देखो जो ए में तो हैं बट बी में नहीं है। अगर मैं स्मॉल ए की बात करूं, तो स्मॉल ए जो है वो तुम्हारा ए में तो है, क्या वो बी में है? नहीं है। ए माइनस ए बी में ए आ जाएगा। अगर मैं बी की बात करूं, क्या बी ए में है और बी में है? नहीं, बी में नहीं है, तो वो ए में है बी में नहीं है, तो वो बी भी आ गया। अगर मैं सी की बात करूं, तो सी ए में तो है बट बी में भी है। ऐसा नहीं चाहिए, जो ए में तो हो बट बी में ना हो। तो सी नहीं आएगा। क्या डी आएगा? डी ए में तो है, डी बी में भी है, तो ये भी नहीं आएगा। तो बस खत्म हो गई बात। तो ए माइनस बी मेरा क्या बन गया? ये बन गया, जो ए में तो आए बट बी में ना आए। समझे कि नहीं समझे?
तो क्या ये एलिमेंट्स ओनली ए वाले नहीं बन गए? बताओ, जो सिर्फ और सिर्फ ए में है। बताओ, जो किसके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ ए में है। सिमिलरली बी माइनस ए अगर डिफाइन करोगे तो ऐसे एक्स जो बी में तो हैं बट ए में नहीं है, इस चीज को मैं बोलूंगा ओनली बी। अब जरा बी माइनस ए बताओ क्या बनेगा, बी माइनस ए बताओ क्या बनेगा, बोलो। फिर मैं वेन डायग्राम से बताता हूँ। डॉग और कैट, बिल्कुल। तो डॉग और कैट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बी में है बट ए में नहीं है। तो बी माइनस ए के अंदर डॉग आ जाएगा और कैट आ जाएगा, ए और बी नहीं आएंगे। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, बताओ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी माइनस ए। अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं, मान लो ए और बी इस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं जो ए में तो हैं बट बी में नहीं है। तो देखो, ये वाले एलिमेंट अगर मैं देखूं तो ये वो एलिमेंट हैं जो ए में तो हैं बट बी में नहीं है। इससे आगे बढ़ोगे तो ए वाले एलिमेंट बी में भी जाने लग जाएंगे। एकदम सिमिलरली अगर मैं बी माइनस ए की बात करूं तो यहां पे मान लो ए है और यहां पे मान लो बी है। तो बी माइनस ए के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ये वाले दिख जाएंगे, ये बी माइनस ए है। और अगर बाई चांस ए और बी टोटली डिसजॉइंट है, मान लो ए और बी में कुछ लेना देना ही नहीं है, अब बताओ ए माइनस बी कैसा दिखेगा? बताओ, इसमें ए माइनस बी कैसा दिखेगा, बताओ, जल्दी बोलो। बोलो। तो इस केस में जब ए माइनस बी निकालोगे ना तुम, तो ऐसे एलिमेंट जो ए में होगा पर बी में नहीं होगा, तो पूरा का पूरा ए ही बन गया। ए के सारे ही एलिमेंट ऐसे हैं जो ए के तो हैं बट बी के नहीं है। तो इस केस में ये तो बन गया ए माइनस बी, और पूरा का पूरा बी जो है वो बन गया तुम्हारा बी माइनस ए। समझे? वो क्या बन गया तुम्हारा, बी माइनस ए। तो जब सेट्स डिसजॉइंट होते हैं तो ए माइनस बी तो ए बन जाता है और बी माइनस ए बी बन जाता है। ठीक है, यहां से कुछ अच्छे अच्छे रिजल्ट है, देखो। ए माइनस बी जो है वो ए का सबसेट है, दिख रहा है एकदम साफ साफ। ये ए माइनस बी जो है वो पूरा का पूरा ए के अंदर है, और बी माइनस ए जो है वो पूरा का पूरा सबसेट बी का है। एकदम अच्छी सी बात दिख रही है। ए माइनस फाइव करोगे तो वो ए आएगा, और ए माइनस ए करोगे तो फाइव आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ए माइनस फाइव, ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हैं बट फाइव में नहीं है, तो फाइव में तो बेचारे में कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ परेशानी करेगा ही नहीं। ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हैं बट फाइव में नहीं है, तो सारे ही ऐसे हैं ए के जो फाइव में नहीं है, तो ये पूरा का पूरा ए बन जाएगा। ए माइनस ए की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हैं बट ए में ही नहीं है, ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हैं बट ए में ही नहीं है, तो भाई सारे के सारे ए के ऐसे ही होंगे जो ए में नहीं होंगे। तो कोई नहीं आया बेचारा ए माइनस ए में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइव। ये बोलो, ये दोनों रिजल्ट समझ में आए कि नहीं आए? इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जल्दी बोलो। कोई डाउट है तो जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ए में से ए तो निकाल ही देना है, हाँ बस वही बात हो गई। ए में से ए को निकालोगे तो कुछ नहीं बचेगा। ए में से ए को निकाल दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, सही बात है रिया। अगली बात में कह रहा है कि ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी सारे के सारे डिसजॉइंट सेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ए माइनस बी कौन सा बना? कह रहा है ये तीनों अलग अलग सेट बनेंगे। देखो, ये तो बना ए माइनस बी, ये वाला तो बन गया ए माइनस बी, ग्रीन वाला। अगर मैं ये ब्लू वाला देखूं तो ये बन गया बी माइनस ए, और जो बीच का दिख गया वो दिख गया ए इंटरसेक्शन बी। तो तीनों में कोई लेना देना नहीं है, ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी तीनों सेम ही है। क्लियर?
तो ये तीन रिजल्ट अच्छे अच्छे थे, ये देखो। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस अगर मेरे को a माइनस बी और b माइनस ए निकालना आ गया तो आसान बात है। कहता है a माइनस बी और b माइनस ए का ना यूनियन कर दो। a माइनस ए और b माइनस ए का क्या कर दो? यूनियन कर दो। वो जो सेट बन के आता है उसको मैं कह दूंगा वो मेरा क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस है। जैसे कि मैंने ए सेट ले लिया 1 2 3 4, और बी सेट मान लो मैंने ले लिया 3 4 5 6। तो ए माइनस बी क्या बनेगा? ए में से बी को निकालोगे तो 1 और 2, और बी माइनस ए क्या बनेगा? ऐसे एलिमेंट जो बी के हैं पर ए के नहीं है, 5 और 6। तो कहता है इन दोनों का यूनियन ले लो, उसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस। तो 1 2 5 6, ये मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। वेन डायग्राम से समझो, ए माइनस बी वाला एरिया ये हो गया, ये वाला ए माइनस बी है और ये वाला बी माइनस ए है, इन दोनों को मिला दो। तो ये जो तुम्हें शेडेड एरिया दिख रहा है ना सारा, ये मेरा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है। ये मेरा क्या है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है। अब इसकी एक खास बात दिख रही है तुम्हें? अगर मैं यूनियन में से इंटरसेक्शन निकाल दूं तो भी यही बच रहा है, देखो ध्यान से। अगर ये पूरा का पूरा यूनियन दिख रहा है तुम्हें, अगर मैं रेड वाले को शेड कर दूं सारे के सारे को, तो ये तो मेरा क्या है? पूरा का पूरा ए यूनियन बी है। और इसके अंदर से अगर मैं बीच का ये इंटरसेक्शन निकाल दूं तो क्या मेरे पास सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं बच जाएगा? हाँ या ना? बोलो। समझ आ रही है बात? तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना है। ए यूनियन बी जो होता है उसमें से अगर ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। अब एक बात बताओ, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ए और बी मेरे डिसजॉइंट हो जाएंगे तो ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आएगा? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ। वेरी गुड शिवानी। देखो भाई, बहुत बढ़िया। देखो, अगर दोनों डिसजॉइंट हो गए तो फिर इंटरसेक्शन तो फाई हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम्हारा इंटरसेक्शन अगर डिसजॉइंट हो गए तो इंटरसेक्शन तो फाई हो जाएगा। तो ये ए यूनियन बी माइनस फाई बन जाएगा। अब ए यूनियन बी से फाई, ए यूनियन बी में से फाई को निकालोगे तो कुछ नहीं बचेगा, ए यूनियन बी तो बचेगा। भाई ए यूनियन बी से फाई को निकाला तो क्या हटा? कुछ नहीं हटा। तो ये सिर्फ ए यूनियन बी ही बचेगा। उस केस में क्या बन जाएगा? ए यूनियन बी बन जाएगा। इसको वेन डायग्राम से वेरीफाई करके देखना खुद से, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। एक बचता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये लास्ट है, इसको देख लो। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर यूनिवर्सल। देखो, अब कॉम्प्लीमेंट हमेशा ना एक दूसरे सेट में लिया जाता है। कॉम्प्लीमेंट हमेशा किस में लिया जाता है? एक दूसरे सेट में लिया जाता है। ये बात ध्यान रखना। कोई भी तुमसे पूछे ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ तो तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए कि किस सेट में। जब कुछ ना बोले तो कुछ ना बोले तो यूनियन के अंदर, कुछ भी ना बोले तो यूनियन के अंदर। तो वो बोल रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये जैसे यूनिवर्सल सेट है तुम्हारा, ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये तुम्हारा ए सेट है। तो कहता है यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दो। जो बच गया ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है, जो भी तुम्हारे सेट में से कह रहा है उसमें से ये निकाल दो। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये जो बाहर वाला शेडेड एरिया है ये बन जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? कह रहा है यूनियन में से ए को निकाल दो। यूनियन में तो जाए बट ए में ना जाए। तो जैसे कि मान लो यूनियन कह रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है? चलो ये मैं एक छोटे एग्जांपल से समझाता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो मैंने एक सेट ए ले लिया, 1 2 3 ए बी, ये ले लिया मान लो। एक सेट मैंने बी ले लिया, 1 2 3 5 6। चलो,
4 ले लो बीच में, सी ले लिया, ए बी सी डी ई, ई तक, डी ले लिया, एक दो, ए बी सी, ये ले लिया। अब देखो मैं तुमसे तीन तीन क्वेश्चन कर रहा हूं, ए का कॉम्प्लीमेंट इन बी पूछूं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट अगर बी पूछोगे तो बी में से ए को निकाल दो। कॉम्प्लीमेंट अलग अलग सेट के हिसाब से लिया जाता है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं बी में देखूंगा तो मैं बी में से ए के एलिमेंट्स को निकाल दूंगा। इसमें मैंने ए और बी नहीं डाले, थोड़ा सा मेरे को करेक्शन करने दो इन सेट्स के अंदर, थोड़ा सा करेक्शन करने दो। इसमें ए और बी भी डालो, इसके अंदर मैंने इसके ये एलिमेंट्स नहीं डाले सारे, रुको, 1 2 3 ये डाल दिया, इसके अंदर 3 डाल दिया, ये डाल दिया, ठीक है। तो बी में से ए को निकाल दो। जब बी में से ए को निकालोगे तो बी का कॉम्प्लीमेंट ए में आ जाएगा। तो 1 2 3 और ए बी, ये निकाल दो, क्या बच गया मेरा, 4 5 6। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी में तो आएगा 4 5 6। ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं सी में पूछूंगा तो 1 2 3 और ए और बी निकाल दोगे तो सी और डी आएगा। और ए का कॉम्प्लीमेंट अगर डी में देखेंगे तो देखो ये तो सेम ही है, ये आ जाएगा 5। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है, इस तरीके से क्या लिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। अगर फाई देखें तो यू का कॉम्प्लीमेंट होता है, यूनिवर्सल सेट को ही छोड़ दिया तो फिर तो कुछ नहीं बचा, फिर तो फाई आ गया। और अगर फाई को छोड़ दोगे, यानी कि कुछ भी नहीं वाली चीज को छोड़ देंगे तो फिर सब कुछ आ जाएगा। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर लोगे तो वापिस से ए आ जाएगा। भाई इस कॉम्प्लीमेंट को अगर छोड़ दूं, ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है इसको छोड़ दूंगा तो ए बच जाएगा, ए को छोड़ दूंगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट दिख जाएगा। ए में अगर ए के कॉम्प्लीमेंट का मैं यूनियन ले लूंगा तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल दिख रहा है, ये देखो। अगर मैं इन दोनों को मिला लूं, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को मिला लेंगे तो पूरा यूनियन बन जाएगा, यूनिवर्सल बन जाएगा। और इन दोनों में कॉमन देखूंगा, ए में और ए के कॉम्प्लीमेंट में अगर कॉमन देखूंगा तो कुछ नहीं दिखेगा। क्या दिख रहा है कुछ कॉमन, बताओ। वो हमेशा फाई होता है। तो ये हमारे ऑपरेशंस ऑन सेट हो गए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने आज सेट को निपटा लिया। कल थोड़ी सी स्पीड हम तेज रखेंगे, थोड़ा सा खुद से रिलेशन और फंक्शन को कल तुम देख के आओगे। आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, पहली क्लास है। कल इसको कंप्लीट करके परसों हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सेट्स की, रिलेशन और फंक्शन की। ठीक है, तो 3 चैप्टर हो जाएंगे हमारे 2 3 दिन के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीजों को कवर कर लेंगे, एक बार रिदम पकड़ेंगे। तो आज मैंने रेफर करी थी ये पीजीटी, ये अरिहंत की पीजीटी वाली। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि क्लास सभी को पसंद आई होगी। जिसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो जल्दी से रजिस्टर कर लो। 1 2 दिन के लिए ऑफर और अभी रनिंग है, और क्योंकि डेमो देख के जो लेने वाले हैं। अभी आज हमने थ्योरी करी, हो सकता है थोड़ी बोरिंग भी लग रही होगी, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा। अब थ्योरी एक बार करनी पड़ेगी, उसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको याद नहीं होंगी चीजें, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगा सकते और एकदम छोड़ भी नहीं सकते। डायरेक्ट मैं प्रैक्टिस कराता तो बोरिंग हो जाता, और मैं लिखता तो और बोरिंग हो जाता। सेट्स की थ्योरी को अगर मैं हाथ से लिखता तो और बोरिंग हो जाता। अब करना तो पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करके रखो, क्वेश्चंस करेंगे जब मजा आएगा। आदर्श उससे कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। अब तुम बच्चे हो नहीं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, है ना। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे को उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। कल मिलते हैं 8 बजे, कल इस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। शीट्स चाहो तो मैं अपलोड करा दूंगा, और तुम खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और मैं भी सोल्व करा दूंगा। ठीक है, बाय, टेक केयर, सी यू, कल मिलते हैं, बाय।